नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। अशोक साहिल की इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी ने। हमारे लिए ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज वो हमारे बीच हमारे विश्वविद्यालय में पधारे हुए हैं और इसी क्रम में आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आपको महानिदेशक पद के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मेरा सर पहला सवाल आपसे यही है कि मुंबई, बिलासपुर, रायपुर, भोपाल और अब दिल्ली, कैसे देखते हैं सर इस सफ़र को आप? देखिए, सफ़र तो हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि आप जब यात्रा में होते हैं तो यात्राएं आपको कुछ ना कुछ देती हैं, अनुभव देती हैं, बहुत सारे मित्र बनते हैं, नए नए आप काम सीखते हैं और अपने को दुनिया के लायक बनाते हैं, उपयोगी बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जो यात्राएं हैं उन्होंने मुझे लगातार समृद्ध किया है, अनुभव के मामले में भी, जीवन के मामले में भी। और जो कुछ मैं कर सकता था, अपनी जो भी हमारी क्षमता थी, उस क्षमता के अनुसार मैंने प्रयास किया कि मैं अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकूं। और ये यात्राएं निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं, और किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो सीढ़ियाँ होती हैं, जो यात्राएं होती हैं, बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वे कहीं ना कहीं व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी बनाती हैं और उसके जो प्रदेय है उसको रेखांकित करने में मदद भी करती हैं। दूसरा सवाल सर आपसे ये है कि आपका लंबा अनुभव रहा है प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, और वर्तमान समय में जो नई शिक्षा नीति आई है, तो नई शिक्षा नीति में खासकर मीडिया शिक्षा को लेकर किस तरह की संभावनाएं आप देखते हैं, जिसको लेकर आगे काम किया जाना चाहिए या क्या काम किया जा सकता है? देखिए, जो नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें सीधे तौर पर मीडिया या कम्युनिकेशन की, एजुकेशन के बारे में कोई बात तो नहीं कही गई है, पर एक स्किल डेवलपमेंट की बात है कि लोगों को कौशल कैसे दिलाया जाए। और मीडिया के जो काम हैं उनका विस्तार बहुत हुआ है, और अपने आप में एक कौशल है मीडिया का काम, क्योंकि अब इतने सारे स्तरों पर हम लोग काम करते हैं। मीडिया में बहुत सारी विशेषज्ञताएं लोगों की आवश्यक होती है ना। तो जैसे एक न्यूज़ चैनल चलता है, उसमें कितने तरह के लोग लगते हैं, एक अखबार में कितने तरह के लोग लगते हैं। तो एक मीडिया के साथ एक कौशल भी जुड़ा हुआ, उसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ लिखना है, बहुत सारी चीज़ें और भी करनी आनी चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जोर कौशल विकास पे ही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को उपयोगी बनाएं, जिसको उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा या उसका प्रोफेशनल एजुकेशन का नाम दिया है, कि हम अपने लोगों को समर्थ बनाएं, एक विकल्प पीढ़ी न तैयार करें, कुछ ना कुछ काम सीख करके बच्चा जाए। तो पहला जोर तो प्रोफेशनल एजुकेशन पे है, जिससे वो अपने जीवन को जी सकता है, कुछ काम सीख सकता है। दूसरा बहुत बड़ा जोर पर्यावरण की एजुकेशन पे है, एनवायरनमेंट एजुकेशन पे है, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा और ये दुनिया, ये धरती, ये जीने लायक बनेगी, और हम बहुत तरह की समस्याओं का जो आज सामना कर रहे हैं उससे बचेंगे। तीसरा उसका जो नैतिक शिक्षा पर है, क्योंकि नैतिक मूल्यों से युक्त मॉरल एजुकेशन पे जोर सरकार ने दिया है कि अगर इससे व्यक्ति जुड़ा रहेगा तो एक अच्छी पीढ़ी का विकास होगा, और एक ऐसी पीढ़ी का विकास होगा जो देश की अच्छे तरह की सेवा कर सकेगी, और उसके मन में संवेदना होगी समाज के लिए, और कुछ देने का भाव होगा। तो मुझे लगता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच में बात करती है, समग्रता में विचार करती है, और नए भारत का निर्माण का स्वप्न भी देखती है। जी। सर, आपकी जो एक चिंता रही है बार बार कि शोध जो है उसमें मात्रात्मक ढंग से नहीं बल्कि गुणात्मक ढंग से सोचा जाए, गुणात्मक ढंग से जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं वो अपने शोधार्थियों को निर्देश दें, तो इसको सर किस तरह से भारतीय विश्वविद्यालय जो हैं अब प्रयोग में ला सकते हैं या इसको प्रयोग कर सकते हैं सर? देखिए, जो भारत के विश्वविद्यालयों में जो शोध हो रही है, वह मैं तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल उसका कोई स्तर नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ निकाल के वो लाते होंगे। पर साइंस का क्षेत्र छोड़ दें, विज्ञान का क्षेत्र छोड़ दें, तो सोशल साइंसेज में रिसर्च ऐसे विषयों पे ज़्यादा हुई है जिनका बहुत उपयोग नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उन विषयों पर शोध करने की ज़रूरत है जिससे समाज को कुछ राहत मिल सके, कुछ फ़ायदा मिल सके। सिर्फ शोध के लिए शोध करना, रिसर्च के लिए रिसर्च करना, ये ठीक नहीं है। रिसर्च किसके लिए करना? समाज के लिए करना, इस सोसाइटी के लिए करना, उसकी भले के लिए करना, उसके भवितव्य के लिए, इस पे जोर देना चाहिए। तो मुझे लगता है सोशल साइंसेज के रिसर्च में अब संवेदना के सवालों को जोड़ना ज़रूरी है। अपने आसपास के जो समस्याएं हैं, आसपास के जो संकट हैं, या हमारे समाज के जो संकट और चैलेंजेज हैं, उनका समाधान कर पाने वाले शोध की तरफ हमें बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारा शोध हुआ जिसमें ये चीज़ें सर्च की गई और खोजी गई कि साहब कैसे हम लोग अलग अलग हैं, कैसे हम लोग
खंड खंड अलग हो सकते हैं, टूट सकते हैं। अब मुझे लगता है इस प्रकार का शोध करने की ज़रूरत है कि कैसे हम एक हैं, इतनी सारी विविधता के बावजूद, इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद हिंदुस्तान जैसा देश इतने सालों से साथ चल रहा है, साथ सांस ले रहा है, और लिखित इतिहास ही हमारे देश का 5-6 हज़ार साल का है। तो एक बहुत विरासत बहुत पुरानी है और एक ज्ञान की दुनिया रही है। तो कैसे इस देश ने अपनी यात्राएं की हैं, कैसे वो यहाँ पहुँचा है, कैसे हम आज भी एक हैं, तो जोड़ने वाले जो सूत्र हैं उन सूत्रों की हमको तलाश करनी चाहिए कि बहुत हम खंड खंड बंटवारा बहुत कर चुके हैं। अब हमें होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा, जिसमें मानव से मानव जुड़ सके, व्यक्ति से व्यक्ति जुड़ सके, दिल से दिल लोगों के जुड़ सके। उस प्रकार के शोध पर ध्यान देना पड़ेगा। समाज को तोड़ने वाली जो प्रविधि है, समाज को तोड़ने वाला जो रिसर्च है, वो बंद होना चाहिए। सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है कि बड़ा शहर है, बड़ा संस्थान है और बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसको आप किस तरह से निभाएंगे और आपकी भविष्य में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन को लेकर क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाऊंगा। पहले से वहाँ पर दुनिया के तमाम देशों से लोग आते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पर मीडिया और कम्युनिकेशन की प्रशिक्षण का इंतज़ाम है। ये भी नहीं कह सकता राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बनाऊंगा, वो ऑलरेडी है। तो उसमें मैं क्या वैल्यूडेशन कर सकता हूँ, इसमें मेरा जोर है कि मैं उसमें क्या जोड़ सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उससे हमें भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता और मीडिया के शोध और अनुसंधान के केंद्र के रूप में विकसित करना चाहिए। तो सारा जोर इस समय है कि किस तरह हम उसको भारतीय भाषाओं की शिक्षा का, प्रशिक्षण का, शोध का केंद्र बना सकें। अभी हमारे जो 5 परिसर हैं वो अलग अलग राज्यों में हैं देश के। एक आइजोल में है, एक केरल में है, एक जो है उड़ीसा में है, एक अमरावती महाराष्ट्र में है, एक जम्मू में है। यानी वो देश के 5 अलग अलग क्षेत्रों में है। वहाँ पर हम तमाम भाषाई पत्रकारिता कोर्स भी चलाते हैं। मलयालम का कोर्स हमारे पास है, उड़िया का कोर्स हमारे पास है, उर्दू पत्रकारिता का कोर्स है, हिंदी पत्रकारिता कोर्स है। तो इस तरह से हम अलग अलग विधाओं में कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में भी हमको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर के चलें, उनके विकास और उनके गौरव को बढ़ाने का काम करें। और दूसरी बात यह है कि भारतीय भाषाओं में रोजगार कैसे सृजित हो। भारतीय भाषाओं में जब रोजगार आएगा तो अपने आप भाषा के प्रति सम्मान भी होगा और भाषाएं हमारी बचेंगे भी। आज हमारी संविधान की अनुसूची में 22 भाषाएं दर्ज हैं, तो उनके सम्मान के लिए और उनकी प्रगति के लिए हम सबको काम करना चाहिए। मीडिया एक बड़ा माध्यम है, मीडिया के माध्यम से भाषाओं के संरक्षण का काम ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है और मुझे लगता है इस तरफ काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। सर, वर्धा से आपका लगाव रहा है, आप बार बार वर्धा आते हैं, आप गांधी से बहुत प्रभावित हैं, तो गांधी की इस धरती से आप जब भी आते हैं तो ऐसी कौन सा विचार है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप हर बार यहाँ से लेकर जाते हैं और जो आपको एक एनर्जी देने का काम करता है? देखिए, मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जैसी विभूतियाँ सदियों में एक आध बार आती हैं और ये भारत का सौभाग्य है, क्योंकि जब देखिए भारत में अंदर रह के आप महात्मा गांधी का वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर सकते। जब आप विदेशों में जाते हैं, दुनिया के लोगों से बात करते हैं, तो आपको पता चलता है कि महात्मा गांधी इस विश्व के लिए, इस दुनिया के लिए कितनी बड़ी उपस्थिति है। और जिस तरह से दुनिया में आज अशांति पैदा हो रही है, जिस तरह से लोग एक दूसरे का गला काटने पे आमादा हैं, रोज़ इंसान का इतना बड़ा कत्लेआम, कत्लो गारत हम दुनिया के अंदर देखते हैं, तो उस समय गांधी और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उस कैसे उन्होंने एक क्रांति को आगाज़ दिया और किस तरह से उन्होंने लोगों के मन को बदलने की बात की। तो मुझे लगता है गांधी एक तरह से बहुत ही एक आध्यात्मिक उपस्थिति है हमारे देश में, और उनकी प्रेरणा और उनका जो एक कथन है कि जीवन किस तरह से जीना चाहिए और कैसे अपने जीवन में प्रामाणिक और ईमानदार रहा जा सकता है, गांधी इसके उदाहरण है। और एक राष्ट्रपुरुष जब धरती पर आता है तो बहुत से काम करता है, जिसमें बहुत सारी आलोचनाएं भी उसकी होती हैं, पर अगर हम समग्रता में देखें तो गांधी की जो देन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और विश्व पटल पर वे भारत के एक प्रतीक पुरुष के रूप में, भारत के एक बहुत लायक बेटे के रूप में दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस ज़मीन पे बैठ के, जहाँ पे सेवाग्राम, जहाँ स्वयं गांधी रहे, तो ज़रूर इस ज़मीन में एक ऊर्जा है। बाबा साहब अम्बेडकर की भी ज़मीन है नागपुर। तो एक जो पूरा विदर्भ का जो इलाका है वो जो है सामाजिक आंदोलनों का, सामाजिक सुधार के आंदोलनों का केंद्र रहा है, और ऐसे स्थान पर इस विश्वविद्यालय का होना यह भी सौभाग्य है हमारे शिक्षा क्षेत्र का। तो मुझे लगता है वर्धा और नागपुर, ये पूरा जो क्षेत्र है, इसमें हमें बहुत सारी सामाजिक क्रांति की, सामाजिक सद्भाव की चीज़ें मिलती हैं
और आप देखें कि एक साथ कितनी सारी विरासतों को ये क्षेत्र समेटे हुए है। एक तरफ गांधी सेवाग्राम में है, दूसरी तरफ चैत्य भूमि है, बाबा साहब अम्बेडकर हैं, तीसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी आंदोलन इस ज़मीन से शुरू हुआ। तो मुझे लगता है कि वर्धा का और विदर्भ का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इन सब के साथ समग्रता से जुड़ते हुए अपने देश के विकास के लिए हम सबको काम करना चाहिए, जिससे लोगों को न्याय मिल सके, सामाजिक न्याय मिल सके। और सामाजिक आर्थिक न्याय अगर लोगों को मिलेगा तभी लोकतंत्र सफल होगा, तभी लोकतंत्र जो है वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए।